फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पे आज फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं एनवायरनमेंट के, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से अपने आप आंसर देने की कोशिश भी करेंगे और बाकी आंसर्स हम साथ साथ में बताएंगे। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और बाकी PDF वहाँ पे हमने भेज दिए ऑलरेडी। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हालांकि वीडियो से आप जल्दी कवर कर लेंगे, इसलिए चाहें तो वीडियो से पढ़िए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने बना के रख दी है पूरी, तो आप चाहें तो वहाँ से प्लेलिस्ट से पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के सभी जीव और वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? तो जो संयुक्त रूप से ये कहलाते हैं, ये परितंत्र कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परितंत्र में जैव घटक का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे जो जैव घटक का उदाहरण है वो हमारे पादप हैं। ठीक है, जैविक अजैविक दो टाइप होते हैं। ठीक है, आपको बता चुके हैं। जैव मीन्स जीवन, जिसमें जीवन हो। पादप में हम लोग मानते हैं कि जीवन होता है, इसलिए राइट आंसर है। ठीक है, अगला है, अजैव घटक का उदाहरण बताइए। तो इसमें से अजैव कौन सा हो जाएगा? गुलाब, वायु, मेढक, घास। तो हमारा वायु हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्यों हो जाएगा? जैसे देख लीजिए, ये भी बता देते हैं। अजैव मीन्स जिसमें जीवन नहीं है, तो हमको पता है मेढक में जीवन है, घास भाई पेड़ है, गुलाब पेड़ से ही निकलता है, तो ये सब जीवन वाले हो गए। ठीक, तो वायु में ही जीवन नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला है हमारा, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाएंगे? देखिए यहाँ पे क्या था, जो घटित होते हैं वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, तो जो नहीं घटित होते हैं वो अजैव निम्नीकरण कहलाएंगे। ठीक है, नहीं मीन्स अजैव और जो घटित हो जाए वो जैव। ठीक है, अगला है, निम्न में से जैव निम्नीकरण कौन है? तो जैव निम्नीकरण मीन्स यहाँ पे केले का छिकला जो है ये जैव निम्नीकरण है। जैव निम्नीकरण वो होते हैं, अभी बता दिया, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब प्लास्टिक वगैरह देखिए अपघटित कहाँ होती? पॉलीथीन बैग का रोक इसीलिए सरकार लगा रही थी कि जो है कि पॉलीथीन बैग्स पे रोक लगा दी जाए। हालांकि कहने के लिए उन्होंने कहा लगा दी जाए, लेकिन सभी लोग पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो कह रहे थे कि कागज़ के, मतलब आप लोग लिफाफे और कागज़ के जो है बहुत बड़े बड़े चीज़, मतलब जो भी लिफाफे होते हैं उसमें पैक करके दीजिए, पॉलीथीन का यूज़ मत कीजिए। तो इसीलिए कह रहे थे क्योंकि वो अपघटित नहीं होते, उन्हें हम लोग नष्ट नहीं कर पाते हज़ारों सालों तक, वो ऐसे ही मिट्टी में अगर दबा दीजिए आप तो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक केले का छिलके वगैरह उसी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जैव निम्नीकरण है। तो अब तक समझ गए होंगे। अजैव निम्नीकरण कौन सा है? अजैव निम्नीकरण मीन्स प्लास्टिक। ठीक है, जो अजैव मीन्स नहीं, जो मतलब जो अपघटित ना हो, मीन्स प्लास्टिक अपघटित नहीं होगी। मृत जीव वगैरह हैं, देखिए मिल जाते हैं सब मिट्टी में ही। जैव निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है? तो जीवाणु उत्तरदायी हैं। अगला है, प्राकृतिक परितंत्र निम्न में से कौन सा है? तो प्राकृतिक परितंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे जंगल बगीचा खेत है। तो प्राकृतिक परितंत्र जो हमारा जंगल है, बगीचा खेत हम बनाते हैं लेकिन जंगल पहले से होते हैं। कृत्रिम परितंत्र निम्न में से कौन सा है? तो कृत्रिम परितंत्र जो है हमारा बगीचा है। ठीक है, ये हम बनाते हैं, ज़्यादातर देखा होगा आपने। निम्न में से कौन अपमार्जक है? अपमार्जक कौन सा है? तो यहाँ पे कवक जो है वो अपमार्जक है। कौन अपमार्जक नहीं है? ठीक है, तो जो अपमार्जक नहीं है वो हमारा यहाँ पे बकरी अपमार्जक नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन उत्पादक नहीं है? उत्पादक आपको बता चुके हैं, उत्पादक क्या होते हैं? हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। ठीक है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है हमारी मछली। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बताया था, पेड़ और पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। जो पहले वाले जो सबसे वीडियोस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बिल्कुल आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो पौधों को खाएंगे, और पौधे के बाद जो जिसको पौधे ने खाया उसको जब खाएगा, जो मतलब जैसे मान लीजिए घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, ठीक है, मेढक को किसी और ने खाया, इसी टाइप से ये क्रम चलता रहता है। तो ये उत्पादक होते हैं। फिर ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक, ये तृतीयक। ठीक है, जो मांसाहारी लोग होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। अगला है, निम्न में से कौन उत्पादक है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन उत्पादक है? तो नीलहरित शैवाल जो है ये हमारा, आपको पता है कि पेड़ की तरह ही होता है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। गिलहरी मछली हमारे उत्पादक नहीं है।
ठीक है। गिलहरी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है और जो मछली है वो हमारी तृतीयक उपभोक्ता है। आहार श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता निम्न में से कौन होता है? तो देखिए इस आहार श्रृंखला में भी आपको बताया कि जो पेड़ पौधों को खाएगा वही प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता पूछा गया है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? आपको बताया पेड़ पौधों को कौन खाएगा भाई? बाघ तो खाता नहीं, लकड़बग्घा भी नहीं, शेर भी नहीं, तो बकरी खाती है। तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट है। ठीक है। अगला आहार श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि जो ये है ये मांसाहारी होता है, बाकी जितने हैं वो सभी प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ठीक है। बकरी भी जो है घास वगैरह खाती है, हाथी भी गन्ने वगैरह खाता है, गाय भी घास वगैरह ही खाती है। ठीक है। तो जो पेड़ पौधों को खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है। और जो मतलब पेड़ पौधों को भी खाए और जानवरों को भी खाए, मतलब जैसे मांसाहारी लोग, तो वो द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। निम्न में से प्रथम पोषी स्तर के जीव कौन से हैं? तो जो पोषी स्तर के पहले पोषी स्तर के जीव हैं वो कौन से हैं? आपको बताया उत्पादक पेड़ पौधे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला है कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? ठीक है। तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन सा है? हमारा मछली है, अभी आपको पहले भी बताया था। ठीक है। अगला है कौन द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है? तो इसमें से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है? जो चूहा है, गिद्ध है, छिपकली, जो गिद्ध है ये हमारा तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है। द्वितीयक नहीं है। मेढक भी द्वितीयक है। ठीक है। तृतीय पौधे स्तर के जीव कौन से हैं? तो तीसरे पे बाघ आता है। ठीक है। हमारा तृतीय जो पोषी स्तर का जीव है वो हमारा बाघ है। तृतीय पोषी स्तर के जीव नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो बाज हमारा तृतीय पोषी स्तर का जीव नहीं है। अगला है कौन सा तृतीय उपभोक्ता है? तो तृतीय उपभोक्ता कौन है? भालू है। अगला है कौन तृतीय उपभोक्ता नहीं है? तो यहाँ पे बिल्ली जो है, ये बिल्ली तृतीय नहीं है, आएगी द्वितीय पे। ठीक है। निम्न में से कौन चतुर्थ स्तर के जीव हैं? तो चतुर्थ स्तर पे हमारी चील आती है। ठीक है। सबसे आखिरी में, उसके बाद अब घटक आ जाते हैं हमारे कवक, सैलवाल वगैरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी शाकाहारी जीव होते हैं? तो सभी शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अभी आपको बताया कि सबसे पहले उत्पादक आएंगे, उत्पादक में हमारे पेड़ पौधे होंगे, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता। तो जो भी उत्पादक को खाएंगे, मतलब पेड़ पौधों को खाएंगे, वो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला है तालाब परितंत्र में जो मांसाहारी होंगे वो द्वितीयक में आएंगे, यह ध्यान रखेंगे। ठीक है। तालाब परितंत्र में बगुला किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो तालाब परितंत्र में जो बगुला है वो हमारा तृतीय प्रकार का उपभोक्ता है। ठीक है। क्योंकि बगुला क्या क्या खाता है आपको पता होगा। वन परिस्थिति तंत्र में शेर होता है, तो शेर क्या कहाँ पे जाएगा? तो शेर हमारा द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है। अगला है अधिकतम, क्योंकि ये मांसाहारी होता है ना, अधिकतम ऊर्जा किस पोषी स्तर पर संचित होती है? तो आपको पता है कि उत्पादक जो होते हैं हमारे पेड़ पौधे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो भी खाता है, जैसे मान लीजिए 100% है, जैसे 100% है। ठीक है। 100% से जो केवल है 10% ही अगले स्तर में ऊर्जा जाती है। ठीक है। उस 10% का अगले में उसका 10% जाएगी, जो इतनी यहाँ पे आई उसका 10%। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1000 थी, तो यहाँ पे 100 ही जाएगी, यहाँ पे 10 ही जाएगी अगले स्तर में। ठीक है। तो 10% ही केवल जाती है। तो प्राथमिक जो प्रथम पोषी स्तर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। अगला है भूमि, जल एवं वायु है। तो भूमि, जल एवं वायु भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कैक्टस जैसे पौधे महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है? रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बारिश नहीं होती, तो वो पौधे क्या करते हैं, पत्तियाँ उस पौधे की कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे कि जल का वाष्पीकरण नहीं होता है। ठीक है। तो यह ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। अगला है कौन एक भूमिगत जल स्तर गिरने का कारण नहीं है? तो भूमिगत जल स्तर गिरने का कारण कौन सा नहीं है? मृदा अपरदन, गहन कृषि नहीं है। ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या गहन कृषि करने से जल स्तर कम हो जाएगा? ऐसा तो कहीं नहीं है। साल, सागवान, बांस और शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मानसूनी बायोम के ये वृक्ष हैं। ठीक है। अगला है प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। क्या ये सही है? अगला है प्रदूषण मानव की विकास प्रक्रिया की देन है। आर्थिक और सभी सही हैं। देखिए यहाँ पे आर्थिक और तकनीक विकास जनसंख्या से पर्यावरण प्रदूषित हुआ, बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषण से फैलने वाले रोगों के बचाव किया जा सकता है। तो ये सभी जो है औद्योगिक प्रदेशों में चतुर्दिक हरित पट्टी का विकास, घरेलू ईंधन के रूप में धुआं रहित ईंधन का प्रयोग, उद्योगों की स्थापना आबादी क्षेत्रों से दूर की जाए। ठीक है। उद्योगों की जो स्थापना है वो आबादी वाले क्षेत्रों से दूर हो। तो ये सभी हमारे पर्यावरण को सुरक्षित बचाव के, प्रदूषण ना फैले, इसके उपाय हैं। ठीक है। अगला है
एनसीईआरटी ने किसके निर्देश पर पर्यावरणीय शिक्षा का मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया? तो जो है सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर इन्होंने जो है पर्यावरणीय शिक्षा का मॉडल तैयार किया। भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया? वन महोत्सव का ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो वन महोत्सव का कार्यक्रम जो है क्यों प्रारंभ किया गया? तो ये हमारा वनों को विनाश से बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सही नहीं है। उच्च कोटि की इमरती लकड़ी प्राप्त करने के लिए। तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वन महोत्सव जो कार्यक्रम है ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको आप चेक करेंगे क्या ऑप्शन डी ही सही है या कोई और सा सही है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। जल से जलवाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जल से जो जलवाष्प बनाने की प्रक्रिया है ये वाष्पीकरण कहलाती है। अगला है वायु प्रदूषण से फैलने वाले रोगों से बचाव के लिए किया जाना चाहिए। तो सभी हैं ऑप्शन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय, ये भी हम अभी बात कर चुके हैं। अगला देखते हैं, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? तो पर्यावरण के लिए खतरा कौन है, ठीक है। तो पर्यावरण के लिए हमारा जो खतरा है ये बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है। पर्यावरण शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन, रूसी। तो बताइए कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये हमारा जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे चारों ओर, ठीक है। पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है के रूप में जाना जाता है। तो हम आप सभी को पता है उसे स्थलमंडल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सॉरी स्थलमंडल, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, एक मिनट बता देते हैं। स्थलमंडल वो होता है जो स्थल है पृथ्वी पर, ठीक है। स्थल भाग, जलमंडल जो जल का पार्ट है, ठीक है। तो और जीव मंडल जहाँ पे यहाँ पूछा है जीवन यापन, ठीक है। तो जो कॉमन स्फीयर होता है जहाँ पे जीवन यापन होता है वही हमारा इकोसिस्टम होता है, ठीक है। कुछ ही पार्ट्स है जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा जीव मंडल में आएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला है, पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य के जीवन की मदद करने में सक्षम है कहा जाता है। तो स्थल मंडल, जैव मंडल, हाइड्रोस्फीयर, ओजोन मंडल। तो यहाँ पे स्थल मंडल बिल्कुल सही है। आपको याद होगा ट्रोपोस्फेयर, ट्रॉफी स्ट्रेट आपको बताई थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इस टाइप से याद कराई थी ना, भूल गए? देखा होगा तो जरूर याद होगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध होता है? किन क्षेत्रों में पानी जो है गैस, तरल, ठोस के रूप में कहाँ पर उपलब्ध होता है? किस क्षेत्र में? ओजोन मंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल, हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर में ये पानी जो है गैस, तरल, ठोस के रूप में उपस्थित होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगला है, पृथ्वी की कुल सतह का लगभग कितने फीसदी जलमंडल है? तो यहाँ पे 70% ही आपको पता है कि हमारी पृथ्वी का लगभग 70% भाग जलमंडल में है, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थलमंडल का सबसे बड़ा घटक है? तो स्थलमंडल में सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि क्या पाया जाता है। स्थलमंडल का हम लोगों के लिए सबसे बड़ा जो घटक है ऑक्सीजन ही है। अगला है, सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है, 78%। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई। अगला है, सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हमारे पर्यावरण से रिलेटेड हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा कोलकाता में है। विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो विश्व का जो पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो हमारा कहाँ हुआ था? वो हमारा हुआ था यहाँ पे जो है देख लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे ही आंसर दिया हुआ है, स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये हुआ तो था पहला सम्मेलन कहाँ? स्टॉकहोम में। लेकिन जो है देखिए इसको याद कैसे करेंगे, स्टॉकहोम, अरे स्टॉक लगा लेते हैं किसका? स्वीट का, स्वीट मिठाइयों का अपने घर में स्टॉक लगा देते हैं, फिर बचेंगी नहीं को सारी हजम, ठीक है। स्टॉकहोम, स्वीडन, ठीक है, इस टाइप से याद रखेंगे। पहला पर्यावरण सम्मेलन यहाँ हुआ, कब हुआ? तो 1972 में हुआ, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब आयोजित किया गया? तो 1974 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 1992 में किया गया। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये हमारा नागपुर में है, ठीक है। आगे देखते हैं,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो डॉप्सन इसकी इकाई है, आपको बता चुके हैं। ओजोन परत किस मंडल में है? तो समताप मंडल में होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है? तो अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य स्रोत क्या है? तो रेफ्रिजरेटर, जो हमारे घर में फ्रिज वगैरह होते हैं, फ्रिज में फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ही होती है। ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया है? तो अंटार्कटिका में देखा गया है। ठीक है। कार्बन उत्सर्जन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है। अत्यधिक वर्षा होने वाला प्राकृतिक आपदा क्या है? तो बाढ़ है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो हमारा उत्तराखंड के देहरादून में है। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में मिलते हैं? तो ये हमारे कर्नाटक में मिलते हैं। भारत की नई वन नीति कब बनी? तो 1988 में ये नई वन नीति बनी। आप लोगों को वन नीति में कंफ्यूज नहीं होना, ये नई वन नीति के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। और वैसे कब बनी थी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। 1952। स्टोन कैंसर का कारण है? तो आम्ल वर्षा है। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? तो यूकलिप्टस, नीलगिरी या सफेदा। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 50 हैं। मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो 7 है। ठीक है। टोटल जो भारत में है 50 है। सबसे ज़्यादा MP में ही है हमारे 7। मध्य प्रदेश में कौन से अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? तो ये आप देखेंगे और फिर हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। राजा जी उत्तराखंड में है। राजा जी के साथ में फूलों की घाटी, नंदा देवी, ये सभी उत्तराखंड में ही हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा छत्तीसगढ़ में है। कांजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए है? तो देखिए पूछा लिया, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के अगर अभी तक सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर से देखिएगा। ठीक है। सारे मॉडल पेपर वगैरह सब देख लीजिएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद बाघ, ठीक, बाघ से बांधव, बाघ को बांध दो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। एशियाई बब्बर शेरों का घर किसे कहा जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान या इसे लॉयन स्टेट भी कहते हैं। ठीक है। गुजरात को। टाइगर स्टेट MP को कहा जाता है हमारा। और इस यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व 7 है भी। ठीक है। ये भी याद रखेंगे। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हमारा केरल में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। वैली ऑफ फ्लावर्स क्या है? उत्तराखंड में है। कैबोलाम जाओ बताया था आपको, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कैबोलाम जाओ। अगला है वह पक्षी कौन सा है जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकता है? तो चील, बाज और गिद्ध है। कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है? तो ये हमारा उल्लू है। ठीक है। अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक शेयर करिएगा और सभी दोस्तों के साथ मतलब इसको शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी अपना एनवायरनमेंट का पेपर क्वालिफाई कर लें। आगे और भी अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो आपको पता है वायुमंडलीय दाब जो है हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं। ठीक है। पृथ्वी के चारों तरफ गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल हम जो भी हमारे चारों तरफ आवरण है वो वायुमंडल है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक, जो SI मात्रक अगर पूछे तो बार बताएंगे और नापते किस यंत्र से हैं तो बैरोमीटर बताएंगे। ठीक है। वायुमंडल की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। ट्रॉफी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेट से स्ट्रेटोस्फेयर। तो पहले कौन सा आता है? ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रॉफी, स्ट्रेट, मेरी, मीजोस्फेयर, तुम्हारी, थर्मोस्फेयर। इस टाइप से आप याद कर लीजिए, आपको कभी भूलेगा नहीं। ट्रॉफी, स्ट्रेट, मेरी, तुम्हारी, उसकी। ठीक है। तो एक्सोस्फेयर, ठीक है, बहिर्मंडल जो सबसे बाहर का होता है उसे बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर कहते हैं। आप चाहें तो अगर आपको हिंदी में नहीं आता है तो इंग्लिश वाला पोर्शन से आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। जो सबसे निचली परत होती है ये हमारी क्षोभ मंडल, या अभी हमने आपको बताया ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर ही हमारा क्षोभ मंडल है। ट्रॉफी, ट्रॉफी से ट्रोपोस्फेयर याद रखेंगे। ट्रॉफी, स्टेट, मेरी, तुम्हारी, उसकी, ऐसे याद कर लीजिए। वहाँ पे मतलब सबसे पहले जो हमारे सबसे पड़ोस में होती है लेयर वो ट्रॉफी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर स्ट्रेट, मेरी से मीजोस्फेयर,
देन होती है तुम्हारी से थर्मोस्फेयर एंड उसकी से एक्सोस्फेयर, ठीक है। इस टाइप से लाइन से हमारी ये अर्थ है, इसके बाद ये लेयर है इस टाइप से, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप से उसको याद रख सकते हैं। आयनोस्फेयर भी होता है। अगला है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभमंडल हो गई। मौसमी घटनाएं वायुमंडल में किस परत में घटित होती हैं, तो ये हमारी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं ये हमारी जो है थर्मोस्फेयर या क्षोभमंडल में ही घटित होती हैं, ठीक है। और जो जितने भी आयन से रिलेटेड हैं, मतलब जिसमें भी इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं, जो साइंस वाले हैं वो समझ रहे होंगे, रेडियो का संचार, जितने भी मतलब जो भी काम आयन से होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन से होते हैं, वो सारे हमारे आयन मंडल से ही होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड अब जैसे हमारा जो प्लेन है वो कौन से मंडल में चलता है ये आप बताएंगे, ठीक है। ऐसी जगह पे चल जाता है वो, इतनी हिंट है आपको, जहाँ पे मतलब मौसम संबंधी घटनाएं होने जो है कम होती हैं, क्योंकि उसको जो है चलने के उड़ने के लिए मतलब सुरक्षित चाहिए होता है स्थान, इसलिए वायुमंडलीय। अगला है वायुयान वायुमंडल में किस परत में उड़ता है, देखिए यहाँ पे तो पूछ ही लिया गया, समताप मंडल में ही उड़ता है, ठीक है। अगला है वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापते हैं, तो अगर पूछता है आपसे वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से नापते हैं तो आप बताएंगे क्या, बैरोमीटर, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि इसकी आर्द्रता को किससे नापते हैं तो क्या बताएंगे, हाइग्रोमीटर, ठीक है। अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और होती कहाँ पे, स्थान कौन सा है, तो हमारा चेरापूंजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, तो डॉप्सन है, ये आपको कई बार बता चुके हैं, इसको याद भी रखना है, ठीक है। ओजोन लेयर जो है ओजोन लेयर क्या करती है, तो हमारी जो सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। और हो क्या सकता है जो पैराबैंगनी किरणों से, तो हमारी त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है, तो केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के बोल रहे हैं, पृथ्वी के ताप को बनाए रखता है, तो पृथ्वी के ताप को कौन बनाए रखता है, CO2 एवं जल वाष्प, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण विराम है, ठीक है, ये जल वाष्प, ठीक। सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को वायुमंडल की कौन सी परत अवशोषित करती है, तो ये हमारी ओजोन परत जो है वो अवशोषित कर लेती है। भूमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो 71% या 70%, जो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा उसी हिसाब से आप लगाएंगे, ठीक है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, तो आर्गन होती है। आपको अक्रिय गैसें होती हैं, उसको आप कैसे याद करेंगे, आर्गन होती है हमारी, ज़ेनॉन होती है, रेडॉन होती है, तो ये सारी हमारी अक्रिय गैसें होती हैं, ठीक है। अगला है वातावरण और जीवमंडल के बीच संबंध क्या है, तो ये हमारा पारिस्थितिकी कहलाता है। अगला है ग्रीन हाउस गैसें, ये बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन और क्लोरोफ्लोरो। मेथेन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है CH4, ठीक है। अगला है अधिकतम वर्षा कहाँ पर होती है, तो विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। या आप ये भी याद रख लीजिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे मान लीजिए जो बच्चे केमिस्ट्री वगैरह साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको अगर नहीं पता है कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वहाँ ऐसे ऑप्शन लिख के आ गया तो वो कंफ्यूज ना हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये मेथेन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा होती है। अगला है महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है, तो जो महासागरों की औसत गहराई है वो हमारी 4000 मीटर होती है, ठीक है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है, तो 0 से 4% तक होती है। अगला है जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, तो आपको बताया है सबसे बड़ा जो ऊर्जा का हमारे अर्थ पे स्रोत है वो हमारा सन है, ठीक है। सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंचता है, तो लगभग 51% पहुंचता है। अगला है समुद्री जल में पाया जाता है क्या, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला है पछुआ हवा को क्या कहते हैं, तो गरजता चालीसा बोल दिया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। समुद्री जल की औसत लवणता कितने प्रतिशत होती है, तो जो समुद्री जल की लवणता होती है मतलब उसका खारापन होता है लगभग 35% होता है, ठीक है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, तो ओजोन लेयर को जो नष्ट करती है ये हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखा हो या फ्रियॉन लिखा हो, दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ होती है, जाड़े में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। तो फेरल का नियम किससे रिलेटेड है, तो ये फेरल का नियम अगर आ जाए तो आपको पवनों की दिशा से रिलेटेड है, मतलब जो हमारी हवा चलती है उसकी डायरेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है।
अगला है शैल, कोयला और चूना पत्थर हैं, तो ये हमारी अवसादी चट्टानें होती हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, अवसादी, आग्नेय और कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो ये अवसादी चट्टानें जो जीवों के जीवाश्म से बनती हैं। ठीक है, सेंटीमेट्री रॉक, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। जल राशि का कितना % भाग स्वच्छ है? एक तो 70% जल तो है हमारी अर्थ का, लेकिन सब स्वच्छ नहीं है, पीने योग्य नहीं है। 2.5% ही केवल जल हमारा पीने योग्य है। अगला है सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? विश्व की जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है ये हमारी वॉन झील है। और ये पड़ती कहाँ है? तो ये तुर्की में पड़ती है। 330% लवणता इसमें है। ठीक है, अगला है स्लेट और संगमरमर हैं, तो ये रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, ये संगमरमर किससे बनता है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, और चूना पत्थर रूपांतरित होता है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारी चट्टानें जो बहुत सारे ये नहीं कि 2, 3, 4 साल में हो गया, हज़ारों साल लग जाते हैं तब जाके ये चट्टानें चेंज होकर के दूसरे में परिवर्तित होती हैं। ठीक है, पछुआ हवाओं के कारण होती हैं, तो चक्रवाती वर्षा जो होती है वो पछुआ हवा के कारण होती है। उल्कापिंड से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, उल्कापिंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी ग्रह टूटे हुए टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी पर घर्षण लगता है ना, तो उस घर्षण के कारण जब नीचे आते हैं तो वो जलने लगते हैं। तो जलते हुए कुछ तो वहीं नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो धरती पर आ जाते हैं उनको उल्कापिंड बोल देते हैं। ये मध्यमंडल में होते हैं। ठीक है, अगला है क्षोभमंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है, तो कितना ताप घटता है? तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप घटता है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। भारत की जलवायु कैसी है? तो हमारी उष्णकटिबंधीय जलवायु है। आपको इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने बताया था कि भारत में कौन से वन पाए जाते हैं, तो आप बताइएगा कमेंट करके कौन से वन पाए जाते हैं। अगला है वायु है, तो वायु गैसों का मिश्रण होती है, आपको पता है। और नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, उसके बाद 0.03% हमारी CO2 मिलती है। ठीक है, अगला है वनस्पति, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, तो अभी आपको बताया था जीवित जीवों के जो अमृत जीवों के जीवाश्म होते हैं उनके अवशेषों से बनी होती हैं, तो इसीलिए इनको अवसादी चट्टानें कहते हैं। ठीक है, तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ़ की आंधी को क्या कहते हैं? तो ब्लिजर्ड बोलते हैं। ठीक है, जो बर्फ़ की आंधियाँ चलती हैं ध्रुवीय प्रदेश जो हमारे साउथ पोल नॉर्थ पोल है वहाँ पे, तो उनको ब्लिजर्ड बोला जाता है। ठीक है, अगला है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी? तो ये हमारी जोसेफ फॉरियर ने दी थी। ठीक है, पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी और इकोसिस्टम शब्द किसने दिए? ये हम आपको बता चुके हैं, अर्नेस्ट हैक्ल और एजी टांसले के बारे में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से वीडियो देख लीजिएगा। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। और विश्व स्तर पर देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अलम सुदी अरब का एक विद्वान था। ठीक है, अगला है केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। तो अब इस वीडियो में इतना ही बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगले वीडियोस में कल आपका पेपर है और पेपर के बाद ज़रूर से आपका सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा कुछ ही देर में, शाम तक। इतने टाइम तक आपको पर्यावरण का भी सोल्यूशन हम दे देंगे, तो आप उससे अपना देख लीजिएगा कि पासिंग मार्क्स हो जाएं, बस। बाकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपना पूरा करके आइएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, जो प्रॉब्लम हो। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कि जो बच्चे जिनका पेपर अच्छे नहीं हुए हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ वगैरह के, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। और जिनके अच्छे हुए हैं उनके लिए हम लोग 3rd ईयर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो अपना देख लीजिए, 1 तारीख कल है और फिर कल से नहीं तो परसों से ज़रूर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपको पहले हम लोग कोर्स वगैरह बता देंगे कि क्या क्या कोर्स है, तो आप उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। डेली बस 1 घंटा आप पढ़ेंगे तो आपको जो है बिल्कुल अच्छे से सारी तैयारी होते चलेगी। देखिए, साल भर अगर पढ़ते नहीं हैं, मान लीजिए लॉकडाउन वगैरह है तो कोचिंग वगैरह तो खुलती नहीं है, अभी शायद खुलने लगी है कहीं कहीं पे, तो हर जगह वो भी नहीं। तो आप मतलब अपनी तैयारी कैसे करें, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, और ज़रूर से शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो फिर बस इतना ही अभी इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।